जी खैरियत से। कोई ज़्यादा कोर्स खुश्क तो नहीं हुआ अभी तक? खुश्क हो गई है? अच्छा हाँ, वो मेरे ख्याल में आ गई है एक। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी तक अगर खुश्क नहीं हुआ तो आज से थोड़ा सा खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए मैं भी थोड़ा सा चिल माहौल में आया हूँ कि आज हमने थोड़ा सा खुश्क मौजू है उसको हज़म करने के लिए जो है ना थोड़ा रिलैक्स माहौल में इसको करना है। और एक और चीज़ कि आगे अब चूँकि रमज़ान शुरू होने वाला है तो होपफुली हमारी जो अगली क्लास है वो रमज़ान में ही होगी। टाइमिंग चेंज नहीं होंगी, मतलब हम ये कर लेंगे कि थोड़ा सा बीच में गैप दे देंगे, क्योंकि 7:30 बजे ही तकरीबन होपफुली इफ्तारी का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ शायद केस की वो जो कैंटीन वैंटीन है उन्होंने हल्का फुल्का सा कुछ अरेंज किया हुआ होता है, अदरवाइज़ आप जो लोग स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे वो साथ घर से भी ला सकते हैं। लेकिन इस्तदा ये है कि जो आगे आने वाले लेक्चर जितने भी हैं, मतलब आज से आप लोग थोड़ा सा फील करेंगे कि अब हम वायरलेस के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे यही आपके बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम कर रहे होंगे, सही है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब रमज़ान में आप लोग जो हैं बंद ना हो जाए, बल्कि थोड़ा बहुत मेरे साथ जो है रहें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हौसला होगा ज़ाहिर है, इसलिए मैं भी रोज़ा रखे उसके बाद लेक्चर दे रहा हूँ। तो क्लास की तादाद अगर बहुत कम हुई तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी और वो जो है ना हिम्मत हौसला में हारने की तरफ चला जाऊँगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब आप लोग मुझे ज्वाइन कर लें यहाँ पर। रमज़ान में क्या कर लें यार, फिर वापस घर भी जाना होता है ना, ठीक है। मतलब 15-20 मिनट का ऑब्वियसली मैंने भी रोज़ा खोलना होगा यार, मतलब मैं भी उसके बाद, बल्कि आपने तो उसके बाद रेस्ट करना है ना, मैंने सुबह यहाँ खड़े हो जाना है, ठीक है। तो मेरे लिए ज़्यादा इशू वाली मतलब वो बात है। तो हम एक सफिशिएंट टाइम देख लेंगे कि कहाँ पे एडजस्टमेंट हो पाती है, वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी शुरू के 5-10 मिनट होते हैं वो गपशप में गुजर जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग जो हैं कर लीजिएगा। और थोड़ा सा भी टाइम दिया ना खाने के बाद तो फिर नींद आना शुरू हो जाएगी, ये भी बड़ा मसला होता है। अच्छा, शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक पोर्शन कोशिश करेंगे कवर करने की, और चैप्टर नंबर 3 से अब हम जो है ना इसकी वायरलेस की इनर डेप्थ के अंदर एंटर होना शुरू होंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो कवर करता है मैक के फंडामेंटल्स को। इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ज़रूरत क्या पेश आ रही है, मतलब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, या हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या हैं, इस चैप्टर की मदद से हम क्या अचीव करना चाहेंगे। तो एक्चुअली वायरलेस वगैरह को ट्रबल शूट भी करना पड़ जाता है। मतलब आप अगर नेटवर्क डिज़ाइनर हैं या नेटवर्क ऑपरेटर हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल आएंगे जिन्हें आपको ना सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा बल्कि उनकी रीज़न फाइंड आउट करके उनको आइंदा के लिए प्रिवेंट भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ दोबारा करना हो रही हो, ठीक है। तो समहाउ काफ़ी हद तक वायरलेस नेटवर्क जो है वो नॉर्मल नेटवर्क से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके अंदर फिर मज़ीद कुछ चीज़ें एडअप हुई होती हैं वायरलेस के ऊपर कन्वर्ट होने की वजह से। और इसी तरह जब आपके जो नेटवर्क्स वगैरह होते हैं उसमें जो नेटवर्क ऑपरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो उसको ऑप्टिमाइज़ वगैरह भी करते रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ, सॉरी मेरे जहन से निकल गई। पहली असाइनमेंट शायद अपलोड हो गई है, तो ऐसे तो हजरात जिन्होंने अभी तक ग्रुप वगैरह को ज्वाइन नहीं किया वो काइंडली ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसके बाद वो असाइनमेंट वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर ये ना हो कि उनकी जो डेडलाइन है असाइनमेंट की वो मिस हो जाए। किसका नाम? ग्रुप का नाम है जी tinyurl.com/adhoccase। ये बेसिकली ग्रुप का नाम नहीं है, ये URL रीडायरेक्शन है जो कि आपको उस ग्रुप के ऊपर ले जाएगा। ग्रुप का नाम जो है वो ASN-MHI है, ठीक है, बट उसका URL बड़ा लंबा सा होता है। वो पहली अगर आप लेक्चर की वीडियो या स्लाइड देख लें तो उसके अंदर लिखा हुआ भी है। अच्छा, उसके अलावा आपको नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ रहा होता है बाज़ मौके पे, तो अब आपको जब तक उसके इनर पैरामीटर्स का पता नहीं होगा कि वायरलेस में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं, तब तक आप उसको प्रॉपरली फाइन ट्यून नहीं कर सकते। उसके बाद
बहुत सारे जो कार्ड्स और एपीज़ और वगैरह वगैरह इस तरह की जो नेटवर्क डिवाइसेस, वायरलेस की नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, वो आपको बहुत सारे सेटिंग्स प्रोवाइड कर रही होती हैं अपने ड्राइवर्स की सेटिंग के अंदर, ठीक है। और मुख्तलिफ पैरामीटर हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको उन एनवायरनमेंट्स का और उनके इफ़ेक्ट का और उनके इम्पैक्ट का पता नहीं होगा, तो तब तक आप ज़ाहिर है उसको फाइन ट्यून नहीं कर पाएंगे। और चौथी बात ये कि इसमें ग्रेजुअली चूंकि फीचर एडअप होते जा रहे होते हैं, तो अगर आपके सामने अब आ जाता है कि वायरलेस का कोई नया स्टैंडर्ड निकल आया है, कोई नई मतलब एक जिस तरह ABGN वगैरह चल रहे होते हैं, तो कोई नई चीज़ आ गई है, तो आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर ये फलां 6 चीज़ें जो हैं ये इन्हेंस कर दी गई हैं। अब अगर उन 6 चीज़ों की वर्किंग के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वेदर मतलब हमें इस अपग्रेडेशन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पे जो भी कॉस्ट आ रही होगी वो हमें कोई फ़ायदा दे रही होगी या नहीं दे रही होगी। तो अगर आपको इन पैरामीटर्स का आइडिया होगा कि एक्चुअली पैरामीटर्स क्या हैं और उसमें क्या इन्हेंसमेंट लाई गई है, देन आप अपने नेटवर्क को सामने रख के ये डिसीजन कर सकते हैं कि इधर इन चीज़ों की या इन इन्हेंसमेंट की हमारे नेटवर्क में ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा वायरलेस की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को देखें कि वो कैसे हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर जो मैक है ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है, फिजिकल लेयर जो होती है, क्योंकि इसी के हाथ में होता है कि उसने जो हमारा डाटा एयर के ऊपर आउट हो रहा है या एयर से रिसीव हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो है हमारी कोर फ्रेमिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो भी हमारा डाटा वाइल्ड से आउट होने वाला होता है, मतलब वाइल्ड नेटवर्क से वायरलेस नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट होना होता है या वायरलेस से वाइल्ड पे जाना होता है, जो ब्रिजिंग का फंक्शन होता है, वो सारे का सारा यहाँ मैक लेयर के ऊपर हैंडल हो रहा होता है। ब्रिज को बताएंगे कि ब्रिज बेसिकली क्या है, क्या बेसिकली लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ। ब्रिजिंग जस्ट एक उस फंक्शन का नाम है कि जो कि आपके वायरलेस के पैकेट को वायर्ड वाले पैकेट में कन्वर्ट करता है। उसके थोड़ा सा फ्रेम, उसका स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, जो इथरनेट के ऊपर फ्रेम या पैकेट जा रहा होता है उसको पैकेट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वायरलेस वाला जो पैकेट होता है उसका आर्किटेक्चर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यूँ कह लें कि ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन का नाम है। जब आपके एक्सेस पॉइंट या जो आपके घर में वायरलेस राउटर लगा हुआ है उसके ऊपर DSL के ऊपर से कोई पैकेट आता है, ठीक है, तो वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करता है उस फॉर्मेट में जो कि वायरलेस पे भेजा जा सके, ठीक है, और उसके बाद भिजवा देता है। इसी तरह जब वायरलेस के ऊपर से उसे वही डाटा वापस मिलता है वायरलेस वाले पैकेट में और उसने उसको वायर्ड वाले में भेजना होता है, तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है और फिर ईथरनेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको आगे भिजवा देता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें और जो ईथरनेट है इन दोनों में ये होता है कि ये नॉर्मली दोनों तो CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है। जो ईथरनेट होता है वो CD कोलियन डिटेक्शन इस्तेमाल करता है, वो कोलियन अगर हो जाए तो उसको डिटेक्ट करता है और देन उसके ऊपर कोई मजीद एक्शन परफॉर्म करता है। जबकि जो 802.11 है ये चूँकि वायरलेस है और उसमें कंट्रोल नहीं है कि वायरलेस में कोई भी किसी भी वक्त स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है, तो बेसिकली ये जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है वो कोलियन अवॉइडेंस वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं। सी तो जो आपका ईथरनेट होगा वो CSMA CD पे काम कर रहा होगा और ये CSMA CA के ऊपर काम कर रहा होगा। यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि मैक के हवाले से वायरलेस में हमारे सामने वो चैलेंजेस क्या हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर ये सारे मसले मसाइल और ये प्रोटोकॉल्स और ये इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए गए। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो मेजर इसमें 3 चैलेंजेस आते हैं वो हैं RF लिंक की क्वालिटी, हिडन नोड्स और एक्सपोज नोड्स। ये क्या है ये हम 1 बाय 1 देखते हैं इनको आगे जाके। RF लिंक की क्वालिटी जो है वो ये है कि बेसिकली चूंकि वायरलेस एक ओपन मीडियम है और नॉर्मली ये जितने भी हमारी डिवाइसेस होती हैं ये ISM बैंड में ऑपरेट कर रही होती हैं। ISM हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल की एब्रीविएशन है, और जितनी भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं वो इस बैंड को यूज़ करते हुए ख़ास पावर के अंदर रहते हुए अपना कोई भी वो जो काम है वो सरअंजाम दे सकती हैं। जिस तरह अगर हम अपने घर में एक प्रिंटर लगा लेते हैं और वो प्रिंटर वायरलेस के ऊपर काम कर रहा है तो वो एक ख़ास उस पावर के अंदर रहते हुए अपने एरिया में प्रिंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा आसपास जो भी उस नेटवर्क के ऊपर नोड्स वगैरह हैं उनको। तो
माइक्रोवेव का हमने शुरू में डिस्कस किया था कि माइक्रोवेव जो हमारे घर में ओवंस लगे होते हैं ये भी बेसिकली इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। होता ये कि जब इतनी बहुत सारी डिवाइसेस और आम हालात में और आम मतलब एरियाज़ में, ऑफिसेज में, घरों में जब इस फ्रीक्वेंसी या इन बैंड्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं तो उसकी वजह से नॉइज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये वायरलेस होते हैं तो इनके सिग्नल एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी टकरा जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस है वो या नॉइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से फिर होता ये है कि कई बार आपके जो फ्रेम्स होते हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने, फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैंने यहाँ से ट्रांसमिट किया और साथ ही किचन में किसी ने माइक्रोवेव ओवन भी ऑन कर दिया, ठीक है, और साथ ही मोबाइल वगैरह भी या टैबलेट वगैरह भी वहाँ किचन में ही पड़ी हुई थी, तो अब होगा ये कि किचन के वाले उस टैबलेट में जो भी सिग्नल जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो जो कि माइक्रोवेव साथ ही उसके चल रहा होगा तो उसके इंटरफेरेंस की वजह से वो बहुत सारे पैकेट जो हैं वो प्रॉपर रीड अप ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उस टैबलेट के ऊपर वो लॉस हो जाएंगे। तो अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि अगर कोई पैकेट लॉस हो रहा है या जो आरएफ की जो लिंक की क्वालिटी है वो अप एंड डाउन हो रही है, तो इसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने फिर एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का एक सिस्टम डाला जिसको भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या है। और उसकी मदद से उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि ये जो फ्रेम है ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर ये लॉस हो गया है तो हम उसको दोबारा से रीट्रांसमिट कर लें। और ये काइंड ऑफ समथिंग उसी तरह का कंसेप्ट होगा जिस तरह कि हमारा यूडीपी और टीसीपी में से टीसीपी की एक्नॉलेजमेंट जारी होती है। मतलब जिन लोगों को नेटवर्क की अभी याद दिल में ताज़ा है उनको वो आइडिया होगा कि जिस तरह टीसीपी एक्नॉलेजमेंट दे रहा होता है अपने पैकेट्स की, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता सिस्टम इन्होंने भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है 802.11 में। और जितने भी वो पैकेट्स होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट आती है तो पता चलता है कि पैकेट पहुंच गया, अगर नहीं आती तो वो रीट्रांसमिट हो जाता है। इसका ये बड़ा सिंपल सा उन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो सेंडर है वो एक फ्रेम को जब भिजवाता है रिसीवर की तरफ तो रिसीवर उस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट देता है सेंडर को। अगर एक्नॉलेजमेंट एक खास हद तक ना मिले तो वो फ्रेम सेंडर रीट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ इशूज़ हो सकते हैं, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि फ्रेम ना पहुँचे, ये भी पॉसिबल है कि फ्रेम तो रिसीवर को पहुँच गया हो लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट आते हुए रास्ते में कहीं लॉस हो गई हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी सेंडर जो है वो अपने उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा। दूसरा इशू हमने देखा था हिडन नोड। तो हिडन नोड जो है ना ये थोड़ा सा होरो होस करने वाला मसला है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नोड्स हैं 1, 2 एंड 3। और जो नंबर 1 नोड है इसका एरिया ब्लूइश कलर में बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो ब्लूइश कलर में शो हो रही है, जबकि जो नोड नंबर 3 है इसका एरिया जो है वो रेड वाला है। अब हो ये रहा है कि ये दोनों पैकेट भिजवाना चाह रहे हैं नोड नंबर 2 को, कोई डाटा भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इनकी रेंज इस तरह की है और इनकी प्लेसमेंट या इनकी जो फिजिकल लोकेशन है वो इस तरह की है कि नोड नंबर 1 के दायरा कार में नोड नंबर 1 की रेंज में नोड नंबर 3 नहीं आ रहा और इसी तरह नोड नंबर 3 के दायरा कार में नोड नंबर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से उनके लिए ये दोनों नोड्स ऑन द नेटवर्क नहीं हैं, ठीक है। अगर होती तो इनके इल्म में होता, लेकिन चूंकि इनकी रेंज ही इतनी नहीं थी तो इस वजह से ये एक दूसरे के होने या ना होने से लाइल में। अब अगर ये दोनों नोड्स 1 और 3 अपना कुछ डाटा सेंड करना चाहें नोड नंबर 2 को, ठीक है, तो इनके जहन में तो ये होगा कि इस वक्त चूंकि बिलफर्स नेटवर्क पे मैं और 2 ही अवेलेबल हैं तो इट्स ओके, मैं इसको डाटा भिजवा सकता हूँ। होगा ये कि 1 और 3 दोनों जब साइमल्टेनियसली डाटा सेंड करेंगे तो नोड नंबर 2 के पास जो डाटा आ रहा होगा वो एक तरफ से नोड नंबर 1 के सिग्नल आएंगे, एक तरफ से नोड नंबर 3 के सिग्नल आएंगे, वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम चैनल पे होंगे, तो उसके बाद जो डाटा आएगा वो गार्बेज हो जाएगा, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि इन दोनों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा कि वो कौन सी चीज़ या कौन सा इशू है जो कि हमारे डाटा को पहुंचने नहीं दे रही नोड नंबर 3 तक। क्यों कि उसके सिग्नल भी हमें मिल रहे हैं, वो हमें पता है कि हमारी विसिनिटी में कहीं एग्जिस्ट कर रही है नोड नंबर 2, लेकिन हम डाटा भेजते हैं तो वो उसको मिल नहीं पाता, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही। रीज़न क्या है क्लियर नहीं होगा। रीज़न उसकी सिर्फ ये है कि एक्चुअली एक और नोड जो कि फ़िलहाल नोड नंबर 1 को विजिबल नहीं है वो भी एट दैट टाइम ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रही है, और वो चूंकि नोड नंबर 3 नोड नंबर 1 के लिए हिडन है और नोड नंबर 1 नोड नंबर 3 के लिए हिडन है, तो इसकी वजह से वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे,
ठीक है, तो ये एक इशू था जो कि जनरली वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर आना शुरू हुआ था। और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में देख रहे हैं तो हर घर में वायरलेस लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर वो सेम चैनल पे ऑपरेट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इशू आएगा कि इधर से आप अपने वाले नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, कोई और साथ वाले घर में अपने वाले नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके जो फ्रेम्स हैं, जो उनके पैकेट्स हैं, या अगर आप ही के घर में कुछ 6 यूज़र्स हैं, लाइक किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, किसी ने टैबलेट पकड़ी हुई है, किसी ने लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो सबके सब वायरलेस से कनेक्टेड है तो उनके पैकेट्स भी रन टाइम के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो इस हिडन नोड के इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिशें की गई, और जो डिज़ाइनर था वो मेरे ख्याल में मेरिट था, तो उसने इसका बड़ा अच्छा हल निकाला। और वो हल देखते हैं क्या है। आप लोगों में से लोग हैं कोई मेरिट वगैरह, कौन कौन है? कोई भी नहीं? ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा हल निकाला और वो भी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये सारी बातें जो लिखी हैं वही वाली हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नोड नंबर 1 के लिए नोड नंबर 3 हिडन है और नोड नंबर 3 के लिए नोड नंबर 1 हिडन है, और दोनों साइमल्टेनियसली अगर नोड नंबर 2 को कोई डाटा भिजवाना चाहें तो इशू क्रिएट हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए फिर कोई तरीका निकालना चाहिए। तो तरीका उन्होंने ये निकाला कि कोई भी बंदा बात करने से पहले इजाज़त ले ले, ठीक है। ये जो इजाज़त होती है ना, ये बड़े सारे मसलों को जो है वो जिस तरह पुराने ज़माने में ड्रामे शो में या वो बादशाह होते थे तो वो कहते थे कि अगर जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे फिर उन्होंने एक ऐसा जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ वाला एक जो है सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया 802.11 में। और उन्होंने कहा कि जब भी किसी सेंडर ने कोई डाटा ट्रांसमिट करना हो तो वो एक रिक्वेस्ट करे कि जनाब मैं कुछ भिजवाना चाह रहा हूँ, तो अगर मुझे अलाउ करते हैं तो मैं डाटा भिजवाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ और आगे लिख के भेज दे कि मतलब मैं फलां स्टेशन को ये डाटा ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब होगा ये कि आसपास के एरिया में जितनी भी नोड्स होंगी वो जब ये वाला सिग्नल रीड करेंगी कि कोई नोड कह रही है कि मैं डाटा भिजवाना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी ट्रांसमिशन को रोक देंगी कि कोई और बंदा कह रहा है कि मैंने डाटा भिजवाना है तो मैं अपनी ट्रांसमिशन को थोड़ा सा रोक लूँ, ठीक है। और इसके बाद जो रिसीवर होगा उसको जब वो डाटा मिलेगा और वो देखेगा कि ठीक है मैं इस वक्त रिसीव करने के मूड में हूँ, तो वो उसको कहेगा कि ठीक है अब आप डाटा भिजवा दें, ठीक है। अब ये वाली बात भी जो जो विसिनिटी में नोट सुनेंगी ना उनको पता चल जाएगा कि किसी ने डाटा भिजवाने की रिक्वेस्ट की थी। अब ये वाली नोड उसको कह रही है कि डाटा भिजवा दें, इसका मतलब है कि थोड़ी देर में वो डाटा भिजवाना शुरू कर देगा, तो वो भी अपनी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर लेंगी, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगी। और अब ये होगा कि ये एरिया क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ इस वाली डायग्राम में देखते हैं क्या होगा। देखें, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 3 दोनों ने एट ए टाइम या आगे पीछे उन्होंने ये कहा कि हम आपको नोड नंबर 2 को डाटा भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब होगा ये कि नोड नंबर 1 की जो रिक्वेस्ट है वो नोड नंबर 2 के पास आएगी, नोड नंबर 3 के पास नहीं पहुंचेगी। तो फिलहाल नोड नंबर 3 ला इल्म होगा कि कोई और डाटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब नोड नंबर 2 जवाब देगी उसको कि जी ठीक है आप डाटा नोड नंबर 1 को आप भिजवा दें, तो ये वाला जो सिग्नल है कि ठीक है आप डाटा भिजवा सकते हैं, ये वाला सिग्नल तो एटलीस्ट नोड नंबर 3 के पास जाएगा ना, ठीक है। तो अब नोड नंबर 3 को पता होगा कि ऑल्दो मेरे पास डाटा की रिक्वेस्ट भिजवाने की तो मुझे रिसीव नहीं हुई, लेकिन डाटा सेंड कर देने का जो येस वाला सिग्नल होता है वो मुझे मिल गया है। तो इसका मतलब है कि कोई आसपास मेरे एरिया में हिडन नोड है जिसने रिक्वेस्ट की थी डाटा भिजवाने की, और अब इसने चूंकि उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया नोड नंबर 2 ने कि तुम डाटा भिजवा दो, तो अब मैं अपनी इस ट्रांसमिशन को ब्रेक कर लूँ, ठीक है। इसको अभी हम दोबारा से रिपीट करते हैं इस वाली स्लाइड में ताकि आपको फिर दोबारा से ये वाला इशू क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें वही वाली 3 नोड्स हैं और इनके साथ वो हिडन नोड वाला इशू है कि नोड नंबर 1 नोड नंबर 3 को नजर नहीं आ रही और नोड नंबर 3 नोड नंबर 1 को नजर नहीं आ रही। तो अब जब नोड नंबर 1 यहाँ पे अभी हम आपके राइट साइड वाली फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाली जो है, यहाँ पे सबसे पहले नोड नंबर 1 जो है वो एक RTS रिक्वेस्ट टू सेंड का सिग्नल या फ्रेम या पैकेट जनरेट करेगा, ठीक है। वो रिक्वेस्ट टू सेंड का सिग्नल सबके पास जाएगा जो आसपास के एरिया में नोड्स होंगी, और जाहिर है ये 2 के पास भी पहुंचेगा। फिलहाल हम अज्यूम करें 3 के पास नहीं पहुंचा बिकॉज 3 नंबर नोड उसके लिए हिडन नोड थी, ठीक है। अच्छा, जब 2 नंबर के पास रिक्वेस्ट टू सेंड का पैकेट आया
तो उसने एक CTS का सिग्नल उसके जवाब में दिया, क्लियर टू सेंड, ठीक है। RTS है रिक्वेस्ट टू सेंड और CTS है क्लियर टू सेंड, ठीक है। उसने उसको जवाब में क्लियर टू सेंड का मैसेज भिजवाया, ठीक है। अब ये मैसेज जो है ये नोड नंबर 3 के पास भी पहुंच गया, ठीक है। अब नोड नंबर 3 को RTS तो नहीं मिला था, बट जो ही उसको CTS मिलेगा तो वो अपनी ट्रांसमिशन को थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, ठीक है। और नोड नंबर 1 को चूंकि क्लियर टू सेंड मिल गया, उसको अलाउ हो गया कि वो अपने डाटा भिजवा सकते हैं, तो अब वो क्या करेगा कि वो अपना फ्रेम भिजवाएगा नोड नंबर 2 के पास। नोड नंबर 2 उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। तो ऐसे वो जो इशू था कि रन टाइम पे अगर दोनों नोड्स डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दें, उनको क्लियर भी ना हो, वो इस RTS और CTS के मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। और साथ वाली तस्वीर में उन्होंने इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि सेंडर और रिसीवर 1 और 2 बने हुए हैं, तो सेंडर सबसे पहले RTS भिजवाएगा, उसके जवाब में उसको CTS मिलेगा, देन वो फ्रेम ट्रांसमिट करेगा। और जब फ्रेम ट्रांसमिट करेगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जिससे उसको पता चलेगा कि फ्रेम मेरा रेलिवेंट जगह पे रिसीवर के पास पहुंच गया। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो वो उसको रीट्रांसमिट वाले मोड में चला जाएगा। क्लियर है ये वाला? गुड। अच्छा, इस RTS और CTS के मैकेनिज्म से हमारा ये वाला इशू तो कंट्रोल हो गया, लेकिन इसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन में एक ओवरहेड आ जाता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैकेट, मतलब आपने एक पैकेट भिजवाना है तो उसके साथ आपको एक पैकेट और CTS का और फिर एक RTS का भी भिजवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी जो लेटेंसी है उसके अंदर वो एडअप होना शुरू हो जाएगी आपके नेटवर्क के अंदर। तो जब ये वाला, मतलब इससे एक इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये वाला मसला आ गया कि जो हाई कैपेसिटी या हाई बैंडविड्थ वाले नेटवर्क होते हैं वहाँ पे इसकी वजह से ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ के ऊपर लोड आना शुरू हो गया, एक्स्ट्रा पैकेट्स जनरेट होना शुरू हो गए। तो अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसकी सेटिंग इस तरह की कर दी कि जो हाई कैपेसिटी वाले नेटवर्क हैं वो इसको यूज़ कर लें, ठीक है। और जो लो बैंडविड्थ वाले नेटवर्क हैं जिसके ऊपर नेटवर्क का इतना लोड नहीं है, वो इसको RTS और CTS के एक्स्ट्रा फ्रेम्स को इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उनके ऊपर ऑलरेडी इतना लोड नहीं है, तो उनके ऊपर पैकेट के लॉस होने के चांसेस निस्बतन कम है, ठीक है। मतलब एक AP है उसके ऊपर 5 यूज़र है और एक AP है जिसके ऊपर 50 यूज़र हैं, तो ऑटोमेटिकली 50 यूज़र में से 20, 25, 15, 10, 5 एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं डाटा करप्ट होने के, ठीक है। जबकि एक AP जिसके ऊपर है ही 5 यूज़र, तो माइट भी वो उस तरह से ज़्यादा अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह ना कर रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे आप एक्स्ट्रा फ्रेमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक थ्रेशहोल्ड का एक पैरामीटर सेट, RTS थ्रेशहोल्ड का पैरामीटर सेट कर दिया। अगर आपने घर में वायरलेस राउटर की सेटिंग खोलें तो उसके अंदर ही आपको कहीं पे ना किसी सेटिंग वाले पेज में वायरलेस के RTS थ्रेशहोल्ड का एक पैरामीटर नजर आ रहा होगा, ठीक है। उस पैरामीटर का मकसद ये होता है कि उस साइज से, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होता है, उस साइज से बड़ा अगर आपका फ्रेम या पैकेट होगा तो तब वो RTS और CTS का मैकेनिज्म इस्तेमाल करे, और अगर उससे छोटा होगा तो फिर वो RTS और CTS का पैकेट ये सारा सिस्टम इस्तेमाल ना करे, ठीक है। और थर्ड इशू जो था वो था एक्सपोज नोड का। पहला मसला था हिडन नोड का। हिडन नोड तो उन्होंने कंट्रोल कर ली। जब वो कंट्रोल की तो उसके बाद एक मजीद जब थोड़ी सी रिसर्च आगे चली तो पता चला कि एक और इशू आता है जो कि एक्सपोज नोड के नाम से जाना जाता है। और एक्सपोज नोड का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो सेंडर हैं, एक है S1 और एक है S2, ठीक है। ये दोनों डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं बट किसी और रिसीवर्स को, मतलब इनके जो रिसीवर्स हैं दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। उसमें इशू ये था कि दो सेंडर से जो कि एक ही नोड को डाटा भिजवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे जाके कुछ गार्बेज सा डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता, क्योंकि रिसीवर एक ही था। इस सूरत हाल में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। इसमें दो सेंडर हैं जो कि अलग अलग रिसीवर्स को डाटा भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप जहन में रखें कि जो इशू नॉर्मली अकर होता है, ये जो डाटा गार्बेज होता है, ये रिसीवर एंड के ऊपर होता है, सेंडर एंड के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसने तो सेंड करनी होती हैं, बिट्स हवा में फेंकनी होती हैं, ठीक है। उसके पास से तो डाटा करप्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन जो रिसीवर साइड होती है उसके ऊपर अगर 3-4 जगहों से एक ही फ्रिक्वेंसी, एक ही चैनल पे ज़्यादा मतलब अलग अलग पैकेट आ जाए तो वो मिक्सअप होकर वो थोड़ा सा गार्बेज बन जाता है। तो ये जो इशू होता है डाटा गार्बेज वाला, ये यूजुअली एट ए टाइम अगर उसी केस की अगर मैं बात करूँ, उसमें भी सर एट ए टाइम अगर दो रिक्वेस्ट कर देते हैं उसी रिसीवर को कि हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे? दोनों CTS कर देते हैं, दोनों RTS इकट्ठे जनरेट कर देते हैं। इसमें ये होता है ना कि ये थोड़ा सा
ब्रेक कर लो ये आगे जाके ना, ये आरटीएस के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैंने इसीलिए कहा था ना कि आज का मौजू जो है थोड़ा सा काफ़ी खुश्क सा है, तो अभी आगे जाएंगे तो ये काफ़ी सारे अभी हम इशू देखेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ें कैसे हैंडल हो रही होती हैं। उसके लिए उनको टाइम डिले डाला होता है, ठीक है, उस चीज़ को हैंडल किया हुआ है, वो भी हम देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक्सपोज नोड में ये हो रहा है कि दो सेंडर हैं, दो अलग अलग रिसीवर को जो कि अलग अलग विसिनिटीज़ में हैं उनको डाटा भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन होगा ये कि S1 जब आरटीएस सेंड करेगा, ठीक है, S1 जो है सेंडर्स हैं और R वाले जो हैं वो रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो S1 जब आरटीएस इशू करेगा तो वो आरटीएस S2 को भी मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो अगर S2 ट्रांसमिट कर देता तो उससे ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन चूंकि उसको आरटीएस मिल चुका है तो वो अपनी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी देर के लिए डेफर कर लेगा, ठीक है। अगर इस सिनेरियो में या इस पोजीशन में S1 और S2 दोनों साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसमिट कर देते तो इनके रिसीवर्स के ऊपर कोई इशू नहीं आना था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मतलब S1 और S2 दोनों एक दूसरे के करीब करीब थे और एक दूसरे की आरटीएस सीटीएस की रेंज में थे, तो जो ही इन दोनों में से किसी एक ने आरटीएस इशू किया तो दूसरा अपनी जो ब्रॉडकास्ट है या अपनी जो ट्रांसमिशन है उसको रोक लेगा, क्योंकि उसको अब आरटीएस मिल गया, ठीक है ना। वरना इसकी वजह से भी नेटवर्क में थोड़ी सी लेटेंसी ऐड होगी कि कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी थी जो कि अगर सरअंजाम पा जाती तो उनसे कोई इशू ना होता, कोई डाटा लॉस ना होता, बट इस आरटीएस सीडीएस के मैकेनिज्म ने उनको रोक के उसके अंदर डिले ऐड कर दिया। बता रहे होते हैं हाँ। R2 तो दोनों रिसीवर हैं, R1 और R2 तो दोनों रिसीवर्स है ना। मैं S1 और S2 की बात कर रहा हूँ कि ये जो इशू अगर होता है एक्सपोज नोड वाला, हिडन नोड वाला जो इशू होता है वो रिसीवर साइड के ऊपर अकर कर रहा होता है, ठीक है। ये जो एक्सपोज नोड वाला इशू है ये सेंडर साइड के ऊपर अकर करता है कि दो सेंडर्स जिन्होंने अलग अलग विसिनिटीज में डाटा भिजवाना हो, अगर वो एक दूसरे की उस रेंज के अंदर हैं तो उन दोनों में से जो ही कोई एक आरटीएस भेजेगा तो दूसरा अपनी ट्रांसमिशन को रूल के मुताबिक डेफर कर देगा।